तो हाँ दोस्तों, आ गई है आपके सामने एक और अमेजिंग वीडियो। इसमें हम देखेंगे सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन। हाँ गाइस, ये होने वाले हैं हमारे पूरी सिलेबस के, जो हमारा पूरा सिलेबस है सोशल साइंस का, उसके 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। और देखो, वैसे मैंने इंडिविजुअल जो हमारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की वीडियोस आ चुकी है, वो देखनी तो आप वो देख लीजिए। लेकिन गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूरे होल सिलेबस के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इन्हें देखते बिना किसी देरी के। तो देखो, पहला क्वेश्चन इसमें हमसे क्या कहता है, डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो गाइस, हमें इसमें बताना है कि कैसे जो डेमोक्रेसी वो एकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो देखो, इसका आंसर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी हेल्प टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी एज फॉलोस। तो देखो, इसमें कुछ पॉइंट है। और गाइस, इतना अच्छे से जैसे ही लिखा है ना इसमें आंसर, ये पॉइंट वाइज, ये अंडरलाइन, गाइस ऐसा आंसर लिखोगे ना तो देखो कितना खूबसूरत ये आंसर लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसमें हम क्या लिखेंगे कि वही डेमोक्रेसी जो है वो इक्वलिटी मेंटेन करती है, ठीक है। और मतलब एक फेयर रिप्रेजेंटेशन करती है, चाहे आप किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड या कलर के हो, उससे कोई मैटर नहीं रखता, आपको जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। और देन अगला इसमें लिखा है, इट एंश्योर दैट मेजोरिटी ऑलवेज वर्क इन कोऑपरेशन विद माइनॉरिटी। जो मेजोरिटी है वो हमेशा जो है माइनॉरिटी के साथ जो है मिलके मतलब काम करती हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। इट नेवर ट्राई टू गिव अनड्यू प्रेफरेंस टू एनी वन इन द मेजोरिटी। जी हाँ, ये किसी भी एक को जो है मेजोरिटी में जो है ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती। और इट हैज बेटर पॉसिबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस पॉजिटिवली। इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सोशल डिफरेंसेस को ज्यादा अच्छे से जो है हैंडल करे, ठीक है। और देन लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कि डेमोक्रेसी जो है वो एक बेस्ट फॉर्म है जो कन्फ्लिक्ट है उन्हें रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। तो गाइस, ये हमारा इतना खूबसूरत इसका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें हमसे क्या कहता है। तो देखो, अगला वाला है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। तो गाइस देखो, अभी पिछला वाला जो था वो सिविक्स का था, ठीक है। ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे सभी चैप्टर के, ठीक है। तो देखो, इसमें हमसे कहा है कि गांधी जी उन्होंने डिसाइड क्यों किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, मतलब उसे कॉल ऑफ करने के लिए। तो देखो, कुछ रीजन थे क्या क्या, कि देखो पहले तो जो इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा में, ठीक है। तो जो वहां पे मतलब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहां पे अचानक से सिचुएशन हो गई कि मतलब वो एक वायलेंट क्लैश हो गया, और जो पुलिस मतलब जो पुलिस स्टेशन वगैरह वो जला दिए, ठीक है। तो ये सब हो गया था। और देन देखो, गांधी जी जो चाहते थे वो चाहते थे नॉन वायलेंटली जो है हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, जो ये मास स्ट्रगल है नॉन वायलेंटली हो। और लेकिन जो सत्याग्रही हैं वो कुछ मतलब कभी कभी कई कई प्लेस पे देखा जाता था कि वो वायलेंट हो जाते थे, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने फील करा, देखो इन पॉइंट में जो भी है इसमें सब में यही लिखा है कि गांधी जी थॉट द लीडिंग नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल सत्याग्रह नीड मोर टॉलरेंस एंड प्रिपरेशन। और देन देखो, अगले पॉइंट में गांधी जी ने ये रियलाइज करा कि अभी सत्याग्रही जो है उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करने की जरूरत है, मतलब किसी भी बड़े मास स्ट्रगल के लिए, ठीक है। और देन कुछ जो कांग्रेस के अंदर जो लीडर थे वो चाहते थे कि उन्हें प्रोविंशियल काउंसिल जो इलेक्शन है उनमें पार्टिसिपेट करने मिला है। और देन वो क्यों चाहते थे, ताकि जो है वो मतलब ब्रिटिशर्स के अपोज जो मतलब उन्हें अपोज कर सके, ठीक है, काउंसिल के अंदर। और देन इसमें कुछ यंग लीडर वगैरह वो भी जुड़े, ठीक है। कौन कौन जो है वो हमारी बुक में दे रखे हैं, इसमें जवाहरलाल नेहरू वगैरह, ठीक है। तो चलो, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब चलिएगा इस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या कहता है, देखो थर्ड वाला है, इसमें कहता है सजेस्ट एनी 5 मेजर्स टू एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो गाइस, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या कहता है कि हमें 5 मेजर बताने हैं जिससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो एनहेंस किया जाए, ठीक है। तो देखो, कुछ है, जैसे इसमें फर्स्ट लिखा है लैंड रिफॉर्म, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, ठीक है। और देन सेकंड लिखा है प्रोविजन ऑफ सोil टेस्टिंग फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बाय गवर्नमेंट टू फार्मर, ठीक है। ये सब फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की फार्मर को, तो हम जो है कह सकते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो एनहेंस हो सकता है, ठीक है। और देन थर्ड पॉइंट लिखा है लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम है जैसे कुछ क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह जो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और ग्रामीण बैंक वगैरह जो बनाए गए हैं जिससे इजीली लोन जो है मिल जाए, ठीक है। और देन देखो, फोर्थ वाला कहता है कि किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम वगैरह ये सब इशू की गई। और देन फिफ्थ कहता है गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू फार्मर, ठीक है। तो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन था। बढ़िया से हमने सभी पॉइंट देखे कि कौन कौन से जो हमारे 5 मेजर हैं जिससे जो हमारा एग्रीकल्चर है प्रोडक्शन वो एनहेंस हो सके, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, आपको इन्हें याद करना है बढ़िया से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या कहता है, इसमें कहता है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हाँ गाइस,
ये शब्द सुन के आप जान गए होंगे किस चैप्टर का है। और गाइस ये लाइन भी आपकी एनसीईआरटी की बुक की है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है कि जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो जो है मतलब उसे हम मेजर कर सकते हैं कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कितनी डेवलप है, ठीक है। तो इसे हमें जो है हमें इसे बताना है, इसे एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन में, इसका आंसर में क्या लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, दे रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। की भाई जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इन्होंने जो पीपल की हैवी डिपेंडेंस थी ना किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उस पर कम कर दी। मतलब कुछ लोग अब जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो इनमें काम करने लगे, ठीक है, ये कह सकते हो। देखो अगले पॉइंट में ये लिखा है कि इन्होंने जो है जॉब्स प्रोवाइड करी किस में, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। और देन थर्ड वाला लिखा है कि देर आर नेसेसरी फॉर द रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। तो जो है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो था उसे हम कह सकते हैं खत्म करा, और जो पॉवर्टी थी उसे भी जो है खत्म करा, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट है। और देखते हैं आगे इसमें कि दे ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। कि भाई जो इंडस्ट्री है वो कुछ ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में बना दी गई, जिससे हम कह सकते हैं कि जो रीजनल डाइवर्स डिस्पैरिटी है वो खत्म हुई। अब देखो ये कैसे होता है कि रीजनल डिस्पैरिटी किसी हम एरिया में जो है कंट्री को मतलब जो इंडस्ट्री उन्हें बना दें। देखो ऐसा होता है कि अगर कोई बैकवर्ड एरिया, कोई ट्राइबल एरिया, तो वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती वहाँ के लोगों के लिए, तो वो जो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वगैरह होती है उसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे इंडस्ट्री बन जाती है तो गाइस उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने मतलब इस काम के अलावा जो है वो इंडस्ट्री में जाके काम करें, वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर करें, ठीक है, उसमें हेल्प करें। तो ये सब है, ठीक है। और देखो फिफ्थ वाला भी ये कहता है कि जो मैन्युफैक्चर गुड बनाया जा रहा है इसे एक्सपोर्ट किया जाता है, और देन जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आती है, ठीक है। और देन गाइस ये हमारे सभी पॉइंट है इसमें कि हमने देखा कि कैसे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है किसी भी कंट्री के लिए मतलब उसका डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब आते हैं अपने फिफ्थ वाले पे। इसमें हमसे क्या कहता है, इसमें कहता है एक्सप्लेन एनी 5 इकोनॉमिक हार्डशिप डेट यूरोप फेस इन 1830। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सी 5 इकोनॉमिक हार्डशिप है जो यूरोप ने फेस करी 1830 में, ठीक है। तो देखो यूरोप हैड कम अंडर द ग्रिप ऑफ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। जो यूरोप है उसमें लार्ज स्केल पर हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जिससे मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है उससे ज्यादा जो है वो लोग हो गए मतलब जो जॉब के लिए सीखते हैं, मतलब जो जॉब की तलाश में थे, ठीक है। तो ये कंडीशन में मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया, ठीक है। देन इसमें लिखा है कि सिटीज हैड बिकम ओवरक्राउडेड एंड स्लम्स हैड इमर्ज एज पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरिया माइग्रेट टू द सिटीज, ठीक है। तो इसमें मतलब ये लिखा है कि सिटीज जो है ओवरक्राउडेड हो गई, पॉपुलेशन जो है एकदम से इमर्ज हो गई, ठीक है। और जो फिर मतलब जब लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जॉब अपॉर्चुनिटी, देन वो जो है अपने जो रूरल एरिया उससे जो है वो सिटीज की तरफ माइग्रेट करने लगे, ठीक है। और देन देखो उसमें 3 और है, वो क्या कि स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वर ऑफन फेस विद स्ट्रिप कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड। की वही जो मतलब जो ये वहाँ के जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उन्होंने जो काफी सारे कंपटीशन फेस करा किससे, जो चीप मशीन गुड था जो कि इंग्लैंड से आता था, ठीक है। और देन इसमें लिखा है इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉय पावर पीजेंट स्ट्रगल। कि भाई जहाँ पे जो यूरोप के उन रीजन में जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो है वो इंजॉय कर रही थी, लेकिन जो पीजेंट है वो मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। और देन राइज ऑफ फूड प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए, और जो उनका हार्वेस्ट था उसने तो मतलब जो ये उनकी कंडीशन थी उसमें हम कह सकते हैं एडिंग अ फ्यूल वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब इसमें लिखा है। तो चलेगा इसी हमारा हो जाता है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें हमसे क्या कहता है। इसमें कहता है व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, व्हाई इज द रुपी वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि भाई जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो क्या है, और जो रुपी है वो इतने ज्यादा मतलब सब रुपीज क्यों यूज करते हैं, मतलब इंडिया की बेसिकली इसमें बात है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो चलो हमें बताना है कि देखो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो हमारी कौन कौन सी पेपर करेंसी हो गई, कॉइन्स हो गए, और डिमांड डिपॉजिट और चेक हो गए, ठीक है। और देखो फिर इसमें लिखा है कि रुपी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन फॉलोइंग वे, द करेंसीज ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। कि देखो ये जो करेंसी है ये किसने मतलब इशू करी है, बेसिकली हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, मतलब बेसिकली इसमें इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। और देन अगला देखो इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। की भाई जो इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हम देख सकते हैं, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इशू करती है नोट्स, ठीक है। देन इसमें लिखा है इट इज द लॉ दैट हैज मेड द यूटिलाइजेशन ऑफ रुपीज लीगल इन इंडिया विच इज फिक्स। कि देखो जो रुपीज है वो मतलब लीगली हम कह सकते हैं इंडिया में जो इंडिया की करेंसी है, ठीक है। तो चलो गाइस यहाँ हो जाता है। इसमें हमसे यही पूछा था कि जो हमें बताना था कुछ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, और जो रुपी जो है इतना वाइडली यूज क्यों किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या रखना है दिमाग में कि ये इंडिया के पॉइंट ऑफ कॉन्टेस्ट में ही बात हुई है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या कहता है।
इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी विद एग्जांपल्स। तो देखो हमें इम्पैक्ट बताने ग्लोबलाइजेशन के जो कि इंडियन इकोनॉमी पे हुए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो कुछ इम्पैक्ट क्या क्या हुआ है कि भाई जो कंपटीशन है वो क्रिएट हो गया किसमें, प्रोड्यूसर में है। ठीक है, तो लोकल और फॉरेन कंपटीशन हम कह सकते हैं जो वो हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, देखो जो प्रोड्यूसर है उनके लिए तो कंपटीशन हुआ, लेकिन जो कंज्यूमर है उनके लिए ये चीज फायदे वाली हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्हें जो है अब वाइड वैरायटी ऑफ जो हम कह सकते हैं गुड्स जो है मिलेंगे, तो वो जो है ज्यादा मतलब उन पर गुड्स की चॉइस हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अगला। इसमें लिखा है इट हैज इनेबल मैनी इंडियन कंपनी टू बिकम मल्टीनेशनल कंपनी सच एज टाटा मोटर, इन्फोसिस एंड अरनबैक्सी। ठीक है, तो इसमें देखो ये लिखा है कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है इसने बहुत सारी इंडियन कंपनी को इनेबल करा कि वो जो है मल्टीनेशनल कंपनीज बन पाए, जैसा टाटा मोटर, इन्फोसिस, अरनबैक्सी, रिलायंस हम देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला लिखा है इट हैज क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसने जो एम्प्लॉयमेंट तो देखो जनरेट हो गई। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से, तो बस वही वाला पॉइंट इसमें लिखा है। देन देखो इसमें लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ सर्विस सच एज डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आर डन चीपली इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री। चलो ये बहुत सारे काम है जैसे डेटा एंट्री, अकाउंटिंग वगैरह जो है ये इंडिया में जो कि सस्ते में होते हैं, तो ये जो इंडिया में जो लोग हैं वो एक्सपोर्ट करने लगे दूसरी कंट्रीज को। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें आगे के पॉइंट। वो है न्यू जॉब आर क्रिएटेड इन इंडस्ट्री सच एज इलेक्ट्रॉनिक, सेलफोन्स, ऑटोमोबाइल एंड फास्ट फूड। ठीक है, तो ये सब इसमें जो हम कह सकते हैं कि इन सब बेसिकली इंडस्ट्री में जो है जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो गई। और देन इट हैड नेगेटिव इम्पैक्ट। अब देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट है अभी तक के जितने की भाई जॉब मिल रही है और जो कंज्यूमर है उनके लिए ज़्यादा वेराइटी ऑफ हम कह सकते हैं गुड्स हो गए, तो ये सब तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, लेकिन कुछ निगेटिव भी तो होंगे। तो देखो निगेटिव ये है कि इससे देखो क्या हुआ कि देखो कुछ जो बड़ी कंपनी थी उनके तो फायदा हुआ, लेकिन जो कुछ स्मॉल मैन्युफैक्चरर थे, जैसे हम इसमें कुछ एग्जांपल भी दिए आपकी बुक में कि बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक टॉयस, ये सब जो इन्हें प्रोड्यूस करने वाले जो हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर थे, तो उनके लिए क्या हुआ कि उन्हें अब जो ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ा, तो उसकी वजह से वो मतलब फेस नहीं कर पाए। तो उससे हम कह सकते हैं जो उनकी फैक्ट्री वगैरह थी वो बंद हो गई, और जो वर्कर हैं देखो वर्कर को क्या हुआ कि भाई वो जॉबलेस हो गए। ठीक है, तो ये इसमें है। तो चलो गाइस अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमने बढ़िया से अभी तक के 7 क्वेश्चन देख लिए, अब देखते हैं ये 8th वाला। इसमें क्या लिखा है, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो गाइस हमें इसमें बताना है। देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखा है कि बेसिकली इसमें हमसे पूछा है, क्या पूछा है इसमें, पूछा है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है उन्होंने कैसे जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो आइडिया है उसे कंसीव किया, हम एग्जाम्पल के साथ बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो पहला इसमें है कि मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। तो इन्होंने क्या करा कि जो स्टूडेंट है, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने जो गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्कूल थे उन्हें छोड़ दिया, मतलब जो हेडमास्टर उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, और जो लॉयर वगैरह उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस जो है वो गिव अप कर दी। ठीक है, और देखो पीजेंट जो थे उन्होंने क्या करा कि उन्होंने देखो देखो सबने अपने अलग अलग मोटिव के लिए जो है इसमें पार्टिसिपेट करा। ठीक है, तो देखो पीजेंट का क्या था कि भाई उन्हें जो तुलकदार और लैंडलॉर्ड जो कि उनसे इतना ज्यादा जो हम कह सकते हैं रेंट उनसे चार्ज करते थे, उनकी लड़ाई उनके जो खिलाफ थी, वो सोच रहे थे कि अगर वो इस मूवमेंट में ज्वाइन करें तो शायद उनकी कंडीशन अच्छी हो जाए। ठीक है, और देन देखो इसमें आगे प्लांटेशन वर्कर जो थे वो ये चाह रहे थे कि जो मतलब उन्हें कन्फाइन करके रख रखा था एक प्लेस पे, उससे वो मतलब फ्रीली मूव हो सके। और देन जो ट्राइबल थे आंध्र प्रदेश में, वो क्या चाह रहे थे कि मतलब वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जो है वो अपनी जो कैटल वगैरह है उन्हें ग्रेज कर सके। ठीक है, तो ये सब था। तो मतलब इसमें यही है कि सबने अपने जो है मतलब सबने जो ये एनसीएम है ना, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका आइडिया कैसे कंसीव किया। ठीक है, तो सबने अलग अलग मोटिव के लिए करा। ठीक है, चलो गाइस ये हो गया। तो चलो अब देखते हैं 9th वाला। इसमें दे स्टेट द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन इन आवर कंट्री विच आर इम्प्लीमेंटेड फॉर रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन कौन से एफर्ट्स जो है वो लिए गए हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें रिफॉर्म करने के लिए, और कौन से मतलब लिए जा सकते हैं, तो हमें सजेस्ट करना है। ठीक है, चलो इसमें बताते हैं। देखो पहले इसमें हम लिखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। तो गाइस क्या था इसमें, इसमें ये था कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी जो है मतलब अपनी जो पार्टी है उसे चेंज नहीं कर सकता इलेक्शन के बाद, अगर उसने ऐसा करा तो वो अपनी जो है सीट जो है वो लूज कर देगा लेजिस्लेचर से। ठीक है, चलो ये हो गया। और देन इसमें लिखा है एफिडेविट की, जो मतलब ये मैंडेटरी कर दिया कि जो भी कैंडिडेट है वो अपना एफिडेविट जो है फाइल करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें उनकी
जो हम कह सकते हैं उनकी डिटेल्स होंगी प्रॉपर्टी की और उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केसेस होंगे उसके, ठीक है। चलो और देखो आगे इसमें है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने ऑर्डर पास करा और ये नेसेसरी करा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी जो मतलब इलेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करें और जो उनके इनकम टैक्स रिटर्न है उन्हें फाइल करें, ठीक है। और देखो सजेशन में इसमें लिखा है कि भाई इट शुड बी मैंडेटरी फॉर द पार्टीज टू गिव 1/3 ऑफ द पार्टी टिकट टू वुमेन कैंडिडेट, की 1/3 जो है पार्टी टिकट है वो वुमेन कैंडिडेट को भी दिए जाएं, जिससे जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है उसमें वो भी हिस्सा ले सके, ठीक है। चलो गाइस ये था हमारा बढ़िया सा क्वेश्चन। अब आते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है हाउ डू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एक्सप्लेन। तो गाइस हमें इसमें बताना है कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है। तो देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट रोल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्ले। टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज विद हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, की भाई जो आज की दुनिया हम देखें तो उसमें मतलब एक जो वर्ल्ड है वो एक पूरे लार्ज विलेज की तरह हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हम जो है इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट मतलब हम कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड देन ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप कम्युनिकेशन सिस्टम, की जो ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप हुआ है उसके पीछे इक्वली जो हाथ है वो किसका है, कम्युनिकेशन सिस्टम का। एंड देयरफॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, की मतलब जो हमारा ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और ट्रेड है ये एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। और देन रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू इट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज, ठीक है। तो जो ये रेलवेज और एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर इसमें सब लिखे हैं एग्जाम्पल, इस सब ने किस में कंट्रीब्यूट करा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, ठीक है। और देन देखो इसमें कुछ और पॉइंट है वो क्या, कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर बेसिक आर्टरीज ऑफ नेशन इकोनॉमी, की भाई जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है किसी भी नेशन की बेसिक आर्टरीज हैं। और दे लिंक एरिया ऑफ प्रोडक्शन विद कंजम्पशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कि ये ही लिंक करती हैं कि जहाँ कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है वहाँ से जहाँ कोई चीज़ कंज्यूम की जा रही है, ठीक है। और देन इसमें लास्ट पॉइंट लिखा है कि दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कि यही सब जो है डेवलप करता है क्या, इकोनॉमिक सेक्टर जो हमारे कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। चलो गाइस ये हमारा क्वेश्चन हो गया बढ़िया तरीके से हमने देखा। तो गाइस इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन, और गाइस ये 10 क्वेश्चन थे हमारी पूरी सोशल साइंस के। हाँ गाइस ये क्वेश्चन कोई ऐसे कहीं से उठा नहीं लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी सर्च के बाद मैंने जो आपके लिए फाइंड करे हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में देखने मिले, और गाइस डेफिनेटली आपको देखने भी मिलेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ताकि मैं मिल पाऊं आपसे अगली वीडियो में एक बढ़िया टॉपिक के साथ। तो चलिए गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक बन रहे अपने प्यार वाले स्टडी के साथ।